कई दिनों से क्याओ छिंग्यू के चाचा चाची क्याओ जिनरुई की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। नया घर सजकर तैयार हो चुका था। उस रात क्याओ छिंग्यू ने जानबूझकर क्याओ बैयू का म्यूजिक बॉक्स शादी के पलंग पर रख दिया। लाल रंग के शादी के लिहाफ पर रखा वो चमकता हुआ म्यूजिक बॉक्स किसी को ज्यादा अजीब नहीं लगता, लेकिन क्याओ जिनरुई की आंखों में डर साफ झलक गया। क्याओ छिंग्यू के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो वाकई वही है। वो कमरे में चली गई और बिना घुमा फिराकर पूछ लिया, क्या वही है जिसने क्याओ बैयू को चोट पहुंचाई थी? लेकिन क्याओ जिनरुई ने साफ इनकार कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो धुंधली तस्वीर में जो लड़का है वो नहीं है। क्याओ छिंग्यू ने उसे ठंडे लहजे में चेतावनी दी कि झूठ का अंजाम बुरा होता है। उसके जाते ही क्याओ जिनरुई ने वो फोटो फाड़कर फेंक दी। नए साल की पूर्व संध्या पर मिंग शेंग ने क्याओ छिंग्यू को एक मैसेज भेजा, हैप्पी न्यू ईयर। छिंग्यू ने जवाब में बताया कि उसने उस इंसान को ढूंढ लिया है जिसने उसकी बहन को दर्द दिया था। उसकी बहन ने बहुत कुछ सहा है और अब उसके लिए इंसाफ पाना जरूरी है। उसे खुद पर थोड़ा संदेह हुआ कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही, लेकिन मिंग शेंग ने उसका साथ दिया। उसने कहा, अगर सही चीज नहीं करोगी तो न्याय की उम्मीद कैसे करोगी? नए साल के पहले दिन दादा और बाकी बुजुर्ग लोग पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने गए। चाचा अपनी मृत पत्नी किन चाची के लिए कागज की मुद्रा जलाने चले गए। देखने में तो वो बहुत दुखी लगते थे, लेकिन छिंग्यू को किन चाची की डायरी से सब पता चल चुका था। इस परिवार ने हमेशा उन्हें दबाकर रखा, भावनात्मक रूप से तोड़ा और आखिरकार उनकी मौत रहस्यमयी हालातों में हुई। क्याओ छिंग्यू ने किन चाची की वही आखिरी निशानी, डायरी, निकाली और उसे जला दिया ताकि वो आत्मा अब कहीं शांति पा सके। शादी वाले दिन क्याओ जिनरुई अपनी मंगेतर शियाओ यून को घर लाया। शियाओ यून बहुत खुश थी, शादी के ख्वाबों में डूबी हुई। उसे क्या पता था कि जिसके साथ वो शादी करने जा रही है वो अंदर से कितना डरपोक और कमजोर इंसान है। क्याओ छिंग्यू ने मन में ठान लिया, अपनी बहन के लिए उसे इंसाफ लेना ही है। वो अपने छोटे भाई के साथ शहर गई एक प्रिंट शॉप पर, लेकिन वो बंद थी। तभी उसे अपनी क्लासमेट वांग मुमू याद आई। उसने उसे कॉल किया और कहा कि कुछ दस्तावेजों की ढेर सारी कॉपियां बनाकर घर ले आए। क्याओ छिंग्यू ने अपनी बहन की कहानी को कागज पर छापा। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक प्लान बनाया। वो उन कागजों को फोल्ड कर करके शादी की मिठाई के डिब्बों में डालने लगी। हर मेहमान को मिठाई के साथ एक कहानी भी मिलेगी, उसकी बहन की सच्चाई, उसका दर्द। सारी मिठाइयों में पर्चियां डालने के बाद वो बाहर आई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसकी हिम्मत और इरादा ठोस था। वो जानती थी, ये जो कर रही है सही है। उधर फ्रांस में मिंग शेंग अपनी माँ के पास कुछ दिन ठहरने के बाद वापस लौटने का फैसला कर चुका था। उसने देखा कि उसकी माँ का असिस्टेंट उसका कितना ध्यान रखता है, यहाँ तक कि जब माँ पियानो बजाती थी वो उन्हें दूर से मुस्कुराते हुए देखा करता था। मिंग शेंग को लगने लगा कि शायद ये असिस्टेंट ही उसकी माँ के लिए सही इंसान है। कम से कम फ्रांस में उसकी माँ के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान तो थी। अब उसे अपने पिता के प्रति जो गुस्सा था वो थोड़ा कम होने लगा। शादी के दिन क्याओ छिंग्यू दुल्हन के कमरे में ही रुकी रही। शियाओ यून जब ध्यान से मेकअप कर रही थी, छिंग्यू ने उससे पूछा कि वो क्याओ जिनरुई से कैसे मिली। शियाओ यून ने बताया कि वो दोनों एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान मिले थे। ये सुनते ही क्याओ छिंग्यू की आंखों में अपनी बहन की यादें ताज़ा हो गईं। शादी वाले दिन जब क्याओ छिंग्यू ने शियाओ यून के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान देखी तो उसे समझ आ गया कि ये लड़की मासूम है, लेकिन उसकी अपनी बहन तो उससे भी ज्यादा बेगुनाह थी। क्याओ छिंग्यू ने मन ही मन शियाओ यून की खुशियों की दुआ की। उसकी माँ को डर था कि कहीं वो कुछ बोल न दे, इसलिए उसे जल्दी से शादी के कमरे से बाहर खींच लाईं और एक खूबसूरत जोड़ी झुमके देते हुए बोली कि शादी में अच्छे से तैयार होकर शामिल हो। बहुत सारे लोग क्याओ जिनरुई की शादी में आए थे। क्याओ छिंग्यू सोच में पड़ गई।
क्या उसे सच वाली मिठाई की डिब्बियां लोगों को सच में देनी चाहिए? पहले तो उसका मन पिघलने लगा और वो मिठाई का डिब्बा उठाने ही वाली थी। तभी एक कमरे के पास से गुजरते हुए उसने कुछ पड़ोसियों की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि कियाओ जिनरुई के माँ बाप को शर्म भी नहीं आई, जिन्होंने छिंग्यू के परिवार को बुला लिया और अपशकुन मोल ले लिया। उन्हें ये भी बुरा लग रहा था कि छिंग्यू का परिवार खुद ही नहीं समझा कि ऐसे मौके पर दूर रहना चाहिए। ये बातें सुनकर कियाओ छिंग्यू का दिल टूट गया। उसके परिवार ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उन्हें तानों और अपमान का सामना करना पड़ रहा था। यही सोचते हुए उसने फैसला किया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने मिठाई की डिब्बियां बांटी, लेकिन हर डिब्बी के अंदर एक कड़वा सच छुपा था। जैसे ही मेहमानों ने डिब्बियां खोली, सबके सामने सच्चाई आ गई। सबको पता चल गया कि असल में क्या हुआ था, कैसे कियाओ जिनरुई की खुदगर्जी और डर की वजह से एक मासूम लड़की को बलिदान देना पड़ा। शादी का माहौल एकदम बिगड़ गया। कियाओ जिनरुई की चाची यानफान सबके सामने चिल्लाने लगी, रोते हुए छिंग्यू को कोसने लगी, यहाँ तक कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की बद्दुआ दे डाली। कियाओ छिंग्यू समझ गई कि अब वो गांव में नहीं रह सकती। वो चुपचाप अपनी बहन की कब्र पर गई, उसे अंतिम बार देखा और एक बैग उठाकर स्टेशन की ओर निकल पड़ी। उसका इरादा शहर वापस जाने का था, लेकिन जब स्टेशन पहुंची, तब तक आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। मजबूरी में उसे अगली सुबह की ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। स्टेशन के वेटिंग एरिया में इंतजार करते हुए उसकी आंख लग गई और इसी बीच उसका पर्स चोरी हो गया। वो किसी को अपनी लोकेशन बताना नहीं चाहती थी, इसलिए पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जैसे तैसे वो पास के इलाके में घूमने लगी। उम्मीद थी कि कहीं काम मिल जाए ताकि टिकट के पैसे जुटा सके। स्टेशन के पास ही एक ढाबा था जहां वेटर की जरूरत थी। हिम्मत जुटाकर उसने वहां काम मांगा। ढाबे की मालकिन से फोन मांगकर उसने हे फेई हाई को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। उसने मालिक से कुछ दिन काम करने की इजाजत मांगी ताकि कुछ पैसे कमा सके, मगर थकावट और तनाव ने उसे बीमार कर दिया था। उसे तेज बुखार हो गया, बर्तन धोने में भी मुश्किल हो रही थी। ढाबे के मालिक ने उसकी हालत देखकर कहा कि उसके हाथों से साफ लग रहा है कि उसने कभी घर का काम नहीं किया, और उसे लौट जाने की सलाह दी। उसी वक्त हे फेईहाई ने उसका मिस्ड कॉल देखा और वापस फोन किया। एड्रेस लेकर वो ढाबे पर आ गया। उसने कियाओ छिंग्यू को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो घर चले। बोला कि उसके माता पिता और बाकी परिवार उसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि दादी भी सदमे से बेहोश हो गई। लेकिन छिंग्यू ने उसका हाथ झटकते हुए कहा कि किसी को उसकी परवाह नहीं। सब बस उसे घर ले जाकर सवालों के घेरे में डालना चाहते हैं। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके चाचा का परिवार उसे अब नोच लेना चाहेगा। हे फेईहाई की नजर बचाकर कियाओ छिंग्यू बाहर भाग गई। उस वक्त तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। वो बिना पैसे, बिना छत और बुखार से तपती हुई बर्फ में भागती रही और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ी। बर्फ में पड़े पड़े उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन कियाओ बेयू उसे देखने आई हो। बेयू उसे दुख भरी नजरों से देख रही थी। छिंग्यू ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया दीदी। अब कोई तुम्हारा नाम नहीं मिटा पाएगा। उसी समय मिंग शेंग फ्रांस से लौट आया था। जब उसे पता चला कि छिंग्यू गांव में नहीं है, तो वो स्टेशन की ओर भागा और बर्फ में पड़ी बेहोश छिंग्यू को देख सीधा अस्पताल ले गया। अस्पताल में छिंग्यू को फोर लगाई गई, इलाज हुआ। जब वो होश में आई, तभी उसने देखा कि एक लड़की को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है, लाल शादी का जोड़ा पहने, खून से लथपथ। नर्स ने बताया कि शादी के बाद लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट हुआ है। कियाओ छिंग्यू घबरा गई, कहीं ये श्याओ यून और कियाओ जिनरुई तो नहीं? मिंग शेंग ने जल्दी से उसे वहां से दूर ले गया। छिंग्यू सिर्फ थोड़े पैसे उधार लेना चाहती थी, लेकिन मिंग शेंग ने उसे अकेले सड़क पर भटकने नहीं दिया। वो उसे अपने घर ले गया, साफ तौलिए और कपड़े दिए और कहा, पहले आराम कर लो, नहाओ और चैन की नींद लो।